गांधीवादी आंदोलन के अध्ययन के क्रम में आपको बहुत सारे शब्द मिलते रहते हैं। जैसे गांधी की रहस्यात्मक प्रवृत्ति, सत्याग्रह का सिद्धांत, नियंत्रित प्रकार का जन आंदोलन एंड सो ऑन। उसी में आपको एक शब्द मिलता है, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। गांधीवादी जो आंदोलन है वो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पर आधारित है, इस प्रकार की बात होती है। तो उसी को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। संघर्ष विराम संघर्ष की जैसे उल्लेख किया है हमने, ये गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। गांधीवादी आंदोलन। अब संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को समझने के लिए गांधीवादी आंदोलन को समझना होगा। गांधीवादी आंदोलन, जैसे आप जानते हैं, जन आंदोलन थे। तो जन आंदोलन की अवधारणा क्या है गांधी जी, उसको जानना आवश्यक होगा। और उसके बाद जन आंदोलन की सीमाओं को भी समझना होगा। गांधी जी ने अपनी इस आंदोलन की अवधारणा में दोनों प्रकार की बातें की है। उसकी शक्तियों की बात भी की है और उसकी सीमाओं की बात भी की। तो जन आंदोलन की जो सीमाएं होती है, उसी संदर्भ में हम लोग संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले गांधीवादी जो जन आंदोलन है उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। उसकी अवधारणा क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद ये जो गांधीवादी आंदोलन है, इनकी सीमाओं की भी बात करेंगे। और सीमाओं को समझने के क्रम में ही हम लोग बातचीत करेंगे, जिस शब्द की चर्चा अभी हुई है, संघर्ष विराम संघर्ष की, उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रगल टू स्ट्रगल की बात कर, इंग्लिश में इसको STS कहते हैं, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। तो सबसे पहले जन आंदोलन को समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आरंभ से आप देखें तो जन आंदोलन की अवधारणा पहली बार गांधी जी ने प्रस्तुत की। आप स्वदेशी आंदोलन का अध्ययन करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन को आप जन आंदोलन नहीं मान सकते, जन आंदोलन का अग्रगामी कह सकते हैं, जन आंदोलन का अग्रदूत कह सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का जो लोकप्रिय चरण शुरू होता है वो स्वदेशी आंदोलन से ही शुरू होता है, क्योंकि उसमें सामाजिक सहभागिता पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। और ख़ास तौर से महिलाओं की भागीदारी, विद्यार्थियों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ पर आपने अध्ययन किया होगा, यह आगे आप करेंगे। उसके बाद गांधी जी आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और गांधी जी का जो आगमन होता है, गांधी जी आरंभिक जो आंदोलन करते हैं, जैसे चंपारण के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, अहमदाबाद आंदोलन के बारे में, खेड़ा आंदोलन के बारे में, तो कहीं से जन आंदोलन नहीं थे, सत्याग्रह की रणनीति पर आधारित थे। जन आंदोलन का जो दर्शन है गांधी जी का, जन आंदोलन के संदर्भ में जो रणनीति का प्रमुख आधार है, सत्याग्रह का दर्शन, उस पर आधारित थे। लेकिन जन सहभागिता की दृष्टि से बड़ी सीमाएं थी इन आंदोलनों की। सच्चे अर्थों में अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। वहां से हम देखेंगे तो गांधी जी जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन भले ही न रहे हों, लेकिन जन सहभागिता पर बहुत बल है, जन भागीदारी पर बहुत बल है। तो इस जन आंदोलन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नाम से स्पष्ट है कि जो जन आंदोलन है वो जनता की शक्ति पर विश्वास करता है। कि गांधीवादी आंदोलन में गांधी जी की समझ क्या है, सोच क्या है, वो जनता की शक्ति पर विश्वास करते हैं।
और इस पर विश्वास करने के कारण उनका मानना है कि जन आंदोलन में आंदोलन जनता शुरू करती है, जनता शुरू करती है और जनता ही उसको आगे बढ़ाती है। नेता वर्ग केवल इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। गांधी जी ये बात कहते हैं। गांधीवादी आंदोलन में आप देखेंगे कि जो जन आंदोलन की सहभागिता है, गांधी जी इसके माध्यम से दबाव की राजनीति करते हैं। यानी जन सहभागिता को बढ़ाना, जन आंदोलन करना। जब बड़ी संख्या में लोग भागीदारी करेंगे आंदोलन में, तो एक दबाव समूह बन जाता है और ये दबाव समूह आंदोलन को दिशा देने में, वार्ता करने में, सरकार से समझौता करने में बड़ा निर्णायक हो जाता है। सरकार भी लंबे समय तक अनसुनी नहीं कर सकती है ऐसे किसी आंदोलन को जो जनता पर आधारित है, जन सहभागिता पर आधारित है। तो गांधीवादी आंदोलन जनशक्ति पर विश्वास करते हैं, जनता की दबाव की राजनीति पर विश्वास करते हैं। ये बात आपको समझना है। लेकिन ये जो गांधीवादी आंदोलन है, ये कहीं से जनता की सहभागिता तो है। नेता वर्ग गांधी जी का कहना है केवल नेतृत्व करता है। यद्यपि इसकी सीमाएं रही हैं, जनता को कभी भी पूर्ण रूप से आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया। इसकी बड़ी गंभीर सीमाएं रही है गांधीवादी आंदोलन में, लेकिन उसकी चर्चा बाद में फिर कभी करेंगे हम। अब यहाँ पर ये जो भी जन आंदोलन हैं गांधी जी के, ये नियंत्रित प्रकार के जन आंदोलन हैं। यानी इनमें एक नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि जनता ही जैसा चाहेगी वैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। अगर आप थोड़ा सा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को छोड़ दें, नियंत्रित प्रकार के ही जन आंदोलन हैं। यानी आंदोलन कैसे होना है, किन सिद्धांतों पर होना है, इसके कार्यक्रम क्या होंगे, इसके चरण क्या होंगे, ये नेतृत्व वर्ग ही डिसाइड करेगा। गांधीवादी आंदोलन संगठन ही डिसाइड करेगा। तो ये नियंत्रित प्रकार के जन आंदोलन है। इसका तात्पर्य ये है कि गांधीवादी जन आंदोलन कहीं से भी किसी जन क्रांति के प्रतीक नहीं है। जन क्रांति इनका उद्देश्य नहीं है, इस बात को आप समझेंगे। ये जो आंदोलन है, ये सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इस बात को आप समझेंगे। कहीं ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि जनता की सहभागिता और जनता आएगी क्रांति कर देगी। क्रांति का अर्थ है आमूलचूल बदलाव कर देगी, एक बड़ा परिवर्तन ले आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि गांधीवादी आंदोलन में कहीं से भी व्यवस्था परिवर्तन का दृष्टिकोण निहित नहीं था। किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था को लाने का उद्देश्य नहीं था। गांधी जी ने तो इस दृष्टिकोण को भी नकारा कि शक्तियों पर अधिकार करना है, इस दृष्टिकोण को भी नकारा। और वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था लाने का उद्देश्य नहीं है। और यहाँ तक वो मानते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, कार्यालय हैं, उस पर भी नियंत्रण करने की गांधी जी विरोधी थे। तो गांधीवादी आंदोलन में जन आंदोलन की इन अवधारणाओं को आपको समझना होगा। अब गांधीवादी जो भी आंदोलन आप ये अध्ययन कर रहे हैं, जनता पर आधारित ये आंदोलन है, इसमें इन बातों के अलावा जैसे आप और देखिए गांधीवादी आंदोलन में कि ये प्रत्यक्ष संघर्ष पर विश्वास नहीं करते। अगर आप 42 एक थोड़ा सा अपवाद आता है जब जनता स्वतः स्फूर्त होती है, भी होती है, जनता स्वयं आंदोलन में रत हो जाती है नेतृत्व को गिरफ्तार करने के बाद। लेकिन सामान्य रूप से जो भी गांधीवादी अवधारणा है, जो भी पहले के आंदोलन है, उसमें आप देखेंगे प्रत्यक्ष संघर्ष का दृष्टिकोण नहीं है, एक अप्रत्यक्ष संघर्ष है। ऐसे नहीं सरकार से सीधे सीधे किसी संघर्ष की बात इसमें नहीं होती है। आप देखें कि आरंभिक समय में गांधी जी कर न दो, लगान न दो, इससे भी सहमत नहीं होते हैं। जब ब्रिटिश सत्ताएं लंबे समय तक बातों को स्वीकार नहीं करती हैं, तो गांधी जी अंततः सविनय अवज्ञा की बात करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से वो प्रत्यक्ष संघर्ष पर विश्वास नहीं करते। गांधीवादी आंदोलन जो जन आंदोलन है, इसमें गांधी जी का अपना नैतिक उद्देश्य भी है, सामाजिक उद्देश्य भी है। गांधीवादी आंदोलन जो है वो नैतिक आदर्शों से भी जुड़े हुए हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नैतिक मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से वो करना क्या चाहते हैं, वो
इन इन मुद्दों को ला करके, नैतिक मुद्दे यानी जैसे सामाजिक सुधार से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे छुआछूत का उन्मूलन करना है, या आर्थिक मुद्दे जैसे चरखा और खादी का प्रयोग करना है, दलित उत्थान की बात करना है, ग्रामीण विकास की बात करना है, हिंदू एकता की बात करना है, शराबबंदी की बात करना है, स्थानीय शिक्षा की बात करना है, इस प्रकार की बात। तो बहुत नैतिक आदर्शों से जुड़े हुए हैं। और ये जो नैतिक आदर्श हैं, ये एक प्रकार से गांधी जी के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। गांधी जी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम लाते हैं इसलिए कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से वे चाहते हैं ऐसे लोग भी भागीदारी करें आंदोलन में, जो प्रत्यक्ष जो कार्यक्रम है उसमें भागीदारी नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम में सहभागिता करें। इसके माध्यम से गांधी जी क्या करना चाहते थे? गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को विस्तृत करना चाहते। तो इस प्रकार से जन आंदोलन की अवधारणा को समझेंगे। और वो जो दर्शन है, पूरा का पूरा जो ये गांधीवादी आंदोलन है, इसका जो वैचारिक आधार है, इसका जो जिस दर्शन पर आधारित है, उसको तो आपको जानना ही है, और वो है सत्याग्रह का दर्शन। सत्याग्रह का दर्शन यानी यहाँ पर आप देखेंगे सत्य एक शब्द आया है, और चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाया था। यद्यपि यदि हम समग्र रूप से बातचीत करें तो सत्याग्रह का जो सिद्धांत है, इसका विकास गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था। इसका प्रयोग उन्होंने वहां किया, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर हम बातचीत करें तो सत्याग्रह पर आधारित पहला जो आंदोलन हुआ है वो गांधी जी ने चंपारण में किया है, सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित। लेकिन ये जो सत्याग्रह का सिद्धांत है, गांधी जी ने भारत में जब इसको डेवलप किया तो वो सत्याग्रह उस प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि वो जो सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था उस पर आरोप था कि वह एक प्रकार से प्रतिरोध है, वह निष्क्रिय प्रकार का प्रतिरोध है, सक्रिय प्रतिरोध नहीं, ऐसा आक्षेप था गांधी जी पर। और जो प्रेरणा गांधी जी को मिली थी, थोरो की पुस्तक थोरो की पुस्तक हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक जो है सिविल डिसोबीडियंस, आप नाम लिख सकते हैं, सिविल डिसओबीडियंस। नागरिक अवज्ञा आप हिंदी में कह सकते हैं। वहां से गांधी जी को प्रेरणा मिली है। लेकिन जब गांधी जी भारत आते हैं तो भारतीय धर्म दर्शन का भी बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, गीता का गहराई से अध्ययन करते हैं, बुद्धिज्म के को गहराई से अध्ययन करते हैं, जैनिज्म को गहराई से अध्ययन करते हैं, और बहुत सारे थिंकर्स हैं देश विदेश के, उनका सबका अध्ययन करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं। तो गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए भारत में जब उन्होंने किया तो अहिंसा भी उसमें जोड़ा। गांधीवादी जन आंदोलन का जो वैचारिक आधार है, जो दर्शन है, सत्याग्रह का जो सिद्धांत है, उसको समझने की जरूरत है। हमने जन आंदोलन की अवधारणा को भी आरंभ में समझा, अब सत्याग्रह के सिद्धांत को भी समझ लीजिए। गांधी जी अध्यात्मवादी व्यक्ति थे, और अध्यात्मवादी व्यक्ति थे इसलिए आत्मा परमात्मा की बात पर ज्यादा वो बल देते थे। सत्य की जब बात हुई, गांधी जी ने इसको जिस तरह से डिफाइन किया है उसको समझने की आवश्यकता है। गांधी जी के अनुसार सत्य है आत्मिक अनुभूति। गांधी जी कहते हैं यदि कोई व्यवस्था आपको निष्पक्ष नहीं लगती, तार्किक नहीं लगती, मानवीय नहीं लगती है, तो उसका आप विरोध करें। और जो सत्य है आपके अनुसार, जो तार्किक है, जो निष्पक्ष है, जो मानवीय है, उसका समर्थन करें, उसके प्रति आग्रह करें। तो सत्य का जो अर्थ है गांधी जी के शब्दों में, वो है आत्मिक अनुभूति। क्या अर्थ है? आत्मिक अनुभूति। आत्मिक अनुभूति, इसके लिए प्रयास करना, इसके लिए आग्रह आपको करना है। और आग्रह के क्रम में गांधी जी ने अहिंसा को बिल्कुल जोड़ दिया। गांधीवादी दर्शन में, सत्याग्रह के दर्शन में सत्य पर बहुत बल है।
सत्य को गांधी जी ईश्वर भी कहते हैं, आत्मिक अनुभूति को। और इसको पाने के लिए उन्होंने कहा कि अहिंसा का आपको प्रयोग करना है, यानी दोनों को बिल्कुल ऐसी बॉन्डिंग कर दी कि अलग थलग हो ही नहीं सकता। गांधी जी को ऐसा कोई भी सत्य प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं था, ऐसा कोई भी साध्य, ऐसा कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं था जो अहिंसा के मार्ग से प्राप्त न किया गया हो। अगर आपने हिंसा का प्रयोग किया तो गांधी जी को ये स्वीकार्य नहीं था। तो सत्य को हम लोग जान चुके हैं, अहिंसा को भी थोड़ा सा समझिएगा। गांधी जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो अहिंसा का अर्थ मात्र ऐसा आपको नहीं समझना है कि हिंसा न करना, ऐसा आपको नहीं समझना है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है वो थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना, ये तो सामान्य अर्थ है ही। इसके साथ साथ गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा में विरोधी के प्रति प्रेम भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो अन्याय करता है, अमानवीय कार्य करता है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ आप सत्याग्रह कर रहे हैं, आप हिंसा का प्रयोग नहीं करें, ऐसी बात नहीं है। उसके प्रति कोई बुरी भावना भी आपको नहीं लानी है, उसके प्रति प्रेम को आपको दर्शाना है। और गांधी जी ने प्रेम को भी डिफाइन करते हुए कहा है कि प्रेम का अर्थ है कष्टों को सहने की अपार क्षमता। गांधी जी ने इस प्रकार से प्रेम को डिफाइन किया है। यानी गांधी जी का कहना था कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी उसके सामने कर दीजिए। गांधी जी का ऐसा कहना था। तो यह व्यक्ति वही कर सकता है जो सत्याग्रह के सिद्धांत को ठीक ठीक समझता है। गांधी जी ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सामने का आपका विरोधी है वो वास्तव में वैचारिक दृष्टि से ही आपका विरोध है, उस व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। और इसलिए आपको सहने की बात कर रहे हैं। ये तब तक सहना है गांधी जी के अनुसार जब तक उस व्यक्ति को सत्य की अनुभूति ना हो जाए, उसको आत्मिक अनुभूति ना हो जाए, जब तक उस व्यक्ति का, आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसका हृदय परिवर्तन ना हो जाए। तो गांधी जी इस प्रकार से अहिंसा पर बहुत बल दे रहे हैं। सत्य को ईश्वर बताते हुए, लक्ष्य बताते हुए गांधी जी ने कहा इसके लिए आप अहिंसा का ही प्रयोग करेंगे, अहिंसा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अहिंसा गांधी जी को सबसे ज्यादा प्रिय थी। गांधी जी कहते हैं कि आप कोई भी लक्ष्य अगर हिंसा के द्वारा प्राप्त करते हैं तो स्वीकार्य नहीं है। यानी साध्य की प्राप्ति में अनैतिक साधनों के प्रयोग का गांधी जी ने निषेध किया। ये बात आपको समझ कर रखनी है। और गांधी जी जन आंदोलन के पक्षधर थे, जनता की शक्ति पर विश्वास था। गांधी जी का ऐसा भी सोचना था हिंसा को लेकर के कि हम हिंसा का प्रयोग करके ब्रितानी सत्ता का सामना नहीं कर सकते। गांधी जी का ऐसा मानना था। गांधी जी का कहना था कि अगर आपने हिंसा का प्रयोग किया तो ब्रितानी सरकार को आपके आंदोलन के दमन करने का नैतिक आधार मिल जाएगा। और जन आंदोलन का अगर एक बार निर्ममता से दमन हो गया तो जनता का जो आत्मविश्वास है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगा और लंबे समय तक जन आंदोलन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भी गांधी जी हिंसा की वकालत नहीं करते हैं, अहिंसा पर बल देते हैं। तो ये सत्याग्रह का दर्शन है, इसको भी थोड़ा सा आपको समझना है। और यहीं से जैसे गांधीवादी आंदोलन में रहस्यात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसकी व्याख्या आप यहीं से करते हैं। जब आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो उसकी व्याख्या आप यहीं से करते हैं। गांधी जी की जो रहस्यात्मक वृत्ति है, जैसे गांधी जी कहते हैं सत्य को आत्मिक अनुभूति बताया। अब सामान्य रूप से सत्य क्या है? जैसे क्लास में भी कई बार ऐसा हुआ है, अगर बच्चों से हमने पूछा, सामान्य रूप से यही उत्तर मिलता है कि सदा सत्य बोलो वाली बात बच्चे बताते हैं। ऐसी बात हिंसा, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, सामान्य सी बात बताते हैं। लेकिन गांधीवादी अवधारणा में सत्य क्या है ये हमने आपको समझाया है। सत्य गांधी जी कहते हैं आत्मिक अनुभूति। और अहिंसा को जिस तरह से डिफाइन किया है, सत्याग्रह को उन्होंने कहा है कि ये कायरों का हथियार नहीं है, ये निर्भीक लोगों का हथियार है, ये वीरों का हथियार है। साहस की जब वो बात करते हैं तो उसको आंतरिक शक्ति से जोड़ते हैं, सत्य को आत्मिक अनुभूति से जोड़ते हैं, अहिंसा को वीरों का हथियार बताते हैं।
तो इस प्रकार की रहस्यात्मक प्रवृत्ति गांधीवादी आंदोलन में दिखाई देती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। रहस्यात्मक प्रवृत्ति को कैसे जोड़ना है सत्य से, अहिंसा से, सत्याग्रह को वीरों का हथियार बताया, इस प्रकार की बात। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह का पालन कायरों की बस की बात नहीं है। यानी थप्पड़ खाना भी दूसरे गाल में कायरों की बस की बात नहीं है। वही व्यक्ति जो इस सिद्धांत को समझता है, इस दर्शन को समझता है और इसके प्रति एक विरोचित दृढ़ संकल्प की भावना रखता है, गांधी जी का ऐसा मानना था। तो आपको ये सब सारी बातें गांधीवादी आंदोलन में समझना है। गांधीवादी जो जन आंदोलन है, गांधी जी उनको उनकी सीमाओं को भी समझते हैं। कोई जन आंदोलन जो है उसकी सीमा को ही भी समझते हैं। जैसे सीमाओं के संदर्भ में आप देखेंगे कि गांधी जी ने ये जो सीमाएं हैं उनकी अगर चर्चा करें तो गांधी जी अपने जन आंदोलन की अवधारणा में समझौता वार्ता पर बहुत बल देते हैं कि आंदोलन करेंगे, जो विरोधी हैं उनसे वार्ता करेंगे और वार्ता के माध्यम से हम जब एक सीमा तक अगर झुक जाएगी सरकार या जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन को वापस ले लेंगे, क्योंकि जन आंदोलन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। गांधी जी का ऐसा मानना था। आप चंपारण में देखिए, जो अवैध वसूली हुई थी किसानों से तिलहों के द्वारा, 25% ही वापस करने के लिए तैयार हुए। गांधी जी ने तब भी आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये जो दृष्टिकोण है, यद्यप उस समय एक बड़ी बात थी, सरकार का पीछे हटना, मांगों को मानना, गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ना, चंपारण आंदोलन के समय में हमने आपको पढ़ाया है या आगे आप पढ़ेंगे तो देखा एक 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 बड़ी बात थी वह भी। तो ये आंदोलन की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अब आंदोलन की सीमाओं से एक बात और है कि गांधी जी जनता की बलिदानी भावनाओं को समझते थे। कोई जनता कब तक बलिदान करेगी, इसीलिए गांधीवादी आंदोलन में लंबे समय तक जन आंदोलन चलाने की अवधारणा को गांधी जी नकारते हैं। असहयोग आंदोलन में आपने देखा कि जैसे चौरी चौरा कांड होता है, गांधी जी ने कहा हिंसा का प्रयोग हुआ है, लेकिन गांधी जी के इस बात को भी समझना है कि लंबा समय हो गया है, अंग्रेजी सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। अब गांधी जी को एक अवसर मिल गया था। वो जनता की बलिदानी भावनाओं को समझते थे कि जनता उग्र भी हो रही है, उससे दमन हो जाएगा, आत्मविश्वास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगा और आगे के आंदोलन को चलाने में समस्याएं पैदा होंगी। और गांधी जी यह भी समझ रहे थे कि ब्रिटिश सरकार झुकने के मूड में नहीं है, तो आंदोलन को ससम्मान वापस लेने का एक बहाना भी गांधी जी को मिल जाता है। तो गांधी जी का आंदोलन को वापस लेना, आंदोलन का स्थगन, ये गांधी की जो समझ है जन आंदोलन की सीमाओं से जुड़ी हुई है, उसकी बलिदानी भावना से जुड़ी हुई है, वहां से ये जुड़ा हुआ है। अब जैसे शब्द आपका आता है इस गांधीवादी आंदोलन की कुछ बातों को समझने के बाद, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। तो इस गांधीवादी आंदोलन में अगर थोड़ा सा और हम विस्तार से बातचीत करें तो संघर्ष विराम संघर्ष के संदर्भ में एक बात और समझने की जरूरत है कि गांधीवादी आंदोलन के दो चरण हैं। जो गांधीवादी आंदोलन है उसके दो चरण हैं, एक सक्रिय चरण है और एक निष्क्रिय चरण है। एक सक्रिय चरण है और एक निष्क्रिय चरण गांधीवादी आंदोलन में। अब जो निष्क्रिय चरण है, ये वास्तव में इसको समझने के लिए गांधीवादी आंदोलन में जो जनता की बलिदानी भावना है उनकी सीमाओं को समझने से जुड़ा हुआ है। इस निष्क्रिय चरण में गांधी जी कह रहे हैं कि आपको संरचनात्मक कार्यक्रम करना है, संरचनात्मक कार्यक्रम करना है। अब ये जो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति है, संघर्ष यानी सक्रिय चरण, विराम यानी निष्क्रिय चरण और फिर उसके बाद सक्रिय चरण। तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को गांधीवादी आंदोलन में ये जो अवधारणा है, दो चरणों की अवधारणा है, इसके अंतर्गत ही आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति में सक्रिय चरण में निष्क्रिय चरण में क्या है कि गांधी जी कहते हैं कि जब आंदोलन का स्थगन होता है तो ये आंदोलन के पतन को नहीं दर्शाता है, आपको संरचनात्मक कार्यक्रम में भागीदारी करना है। यानी
उन्होंने कहा, चरखे की बात जैसे उन्होंने की, सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की जो अभी हमने पहली चर्चा की, नैतिक मूल्यों, नैतिक आदर्शों से जुड़े हुए कार्यक्रमों की अभी मैंने चर्चा की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, हरिजन उत्थान की बात, छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात, चरखा खादी की बात, ग्रामीण विकास की बात, राष्ट्रीय शिक्षा की बात, शराबबंदी की बात। तो इस प्रकार से संरचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी उस पर बल देते हैं। गांधी जी के गांधीवादी जो आंदोलन की अवधारणा है, उसमें विराम की अवस्था यानी निष्क्रिय अवस्था, वो राष्ट्रीय आंदोलन के पतन को नहीं दर्शाता है, बल्कि एक नए स्वरूप में राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन की निरंतरता को दर्शाता है। और ये जो विराम की अवस्था है, जिसमें आप निष्क्रिय चरण हम कह रहे हैं या संरचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, इस सक्रिय चरण का एक प्रकार से विकल्प भी उपलब्ध करा देता है। इस संरचनात्मक कार्यक्रम एक प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था है कि आंदोलन सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को आप इसी के अंतर्गत समझ सकते हैं। गांधी जी गांधीवादी आंदोलन में जो सक्रिय अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था है, जन आंदोलन में जो जनता की बलिदानी भावनाओं की सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत ही आप इसको समझ सकते हैं। संरचनात्मक कार्यक्रम जो भी गांधी जी लाए हैं, इसके पीछे का निहितार्थ क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। गांधी जी का ये मानना था कि ये संरचनात्मक कार्यक्रम राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करेंगे। यानी अभी अभी जैसे हमने आपको बताया कि ये नए स्वरूप में आंदोलन की निरंतरता है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो लोग सक्रिय चरण में योगदान नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, वो भी इसमें भागीदारी करके एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएंगे। और आप यह भी कह सकते हैं, संरचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से गांधी जी अन्य वर्गों को भी जोड़ रहे हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को विस्तृत करना चाहते हैं। अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन संरचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन को और सक्षम बनाना चाहते हैं और समर्थ बनाना चाहते हैं, और आगे के जो आंदोलन है उसके लिए एक मजबूत सशक्त सामाजिक आधार का निर्माण करना चाहते हैं। तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को आप इसी तरह से देख सकते हैं।